हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनरशिप का सेकेंड क्लास। इसका पार्ट 1 पिछले क्लास हम डिस्कशन किए थे, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप का मीनिंग, उसका डिफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टनर्स का राइट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड आज हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहां से आए एग्जाम में तो उसको हम लोग लिख सके, चाहे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो, चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो हम लोग लिख सकें, वैसा डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे बाबू लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप सबसे पहले, जिसको हिंदी में सीमित व्यक्तित्व नहीं कहते हैं, इसको हम लोग सीमित दायित्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीमित, हिंदी में ये दायित्व होता है बाबू। क्या होता है? सीमित दायित्व होता है। ठीक है, तो सीमित दायित्व साझेदारी क्या होता है? ये किसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? सर पहले आप ये बता दीजिए। तो बाबू सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया। वो कब बनाया गया? तो 2008 में बनाया गया। इसके लिए जो कानून बनाया गया वो कब बनाया गया? तो 2008 में इसके लिए एक नया कानून बनाया गया। एक स्पेशल कैटेगरी का पार्टनरशिप होता है। एक तो हम लोग जनरल पार्टनरशिप पहले पढ़ चुके पिछले क्लास में, जिसका जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर कवर्ड होता है। ठीक है, उसको हम लोग जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। ये है हम लोगों का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये स्पेशल कैटेगरी का एक पार्टनरशिप है। ठीक है, तो सर जब पहले से पार्टनरशिप ऑलरेडी था तो फिर से नया कानून क्यों बनाया गया इसके लिए? ये सवाल आपके मन में आता होगा। हां बाबू, जो जनरल पार्टनरशिप है उसका एक बहुत बड़ा फीचर्स है कि उसमें पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होने के कारण बहुत लोग इस पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड का मतलब हुआ कि अगर बिजनेस का लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया, जितना एसेट्स है उससे भी ज्यादा हो गया, तो पार्टनर को अपना पर्सनल एसेट्स भी बेच करके उस लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हुआ। इवेंटली अगर पैसा घट गया तो आपको अपना घर बेच करके पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हुआ। इसलिए बहुत लोग पार्टनरशिप में नहीं आना चाहते थे। तो इसी के कारण एक नया एक्ट, एक नया कानून बनाया गया पार्टनरशिप के लिए, ताकि लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर सकें। तो इसमें बताया गया कि इसमें पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होगा वो लिमिटेड होगा। देखिए नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी इसमें पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होगा वो क्या होगा? लिमिटेड होगा। तो सर कहते किसको है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? क्या इसका डिफिनेशन होगा? बच्चों एकदम सिंपल सा शब्दों में, एक लाइन में इसका डिफिनेशन याद रखेंगे हम लोग। वैसा पार्टनरशिप जिसका रजिस्ट्रेशन, वैसा पार्टनरशिप जिसका रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर हुआ हो। वैसा पार्टनरशिप जिसका रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर हुआ है, उन सारे पार्टनरशिप को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। बिल्कुल आसान सा शब्दों में। यस सर, यहां क्या लिखता है? लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप विच आर फॉर्म्ड, यानी वह पार्टनरशिप जिसका फॉर्मेशन मतलब स्टार्टअप, जिसका स्थापना, जिसका निर्माण, एंड रजिस्ट्रेशन, और जिसका रजिस्ट्रेशन अंडर एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर हुआ हो। ठीक है, यही बात अभी आपको बताए हम। विथ लिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें लायबिलिटी कैसा रहेगा? लिमिटेड रहेगा। एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है सर? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कंपनी का डिफिनेशन में। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि ये पार्टनरशिप अगर एक बार शुरुआत हो गया, एक बार स्टार्ट हो गया, तो बाबू एक कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, ये बंद होता नहीं है।
किसी पार्टनर को आने से, किसी पार्टनर को जाने से, किसी को छोड़ देने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ए परपेचुअल सक्सेशन नेचर का होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही यही होता है कि एक बार स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, किसी को आने से, किसी को जाने से, किसी को छोड़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी का मेन फीचर्स क्या क्या इसका फीचर्स है, क्या क्या इसका विशेषता है। तो बच्चों एलएलपी का सबसे पहला जो विशेषता है वो है, कहता है एलएलपी इज क्रिएटेड बाय अ लॉ। एलएलपी का जो क्रिएशन होता है, एलएलपी का जो निर्माण होता है, शुरुआत होता है, वो कैसे होता है? वो एक लॉ से होता है, एक कानून के द्वारा किया जाता है। क्यों सर, कैसे सर? क्योंकि बाबू एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है और रजिस्ट्रेशन कानूनी नियम से होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो कानूनी नियम से होगा, कानून के अंडर में होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एलएलपी का जो क्रिएशन होता है, एलएलपी जो शुरुआत होता है वो एक कानून से होता है, इसका क्रिएशन एक कानून से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। ये परपेचुअल सक्सेशन नेचर का होता है, अभी समझाया आपको परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। तीसरा कहता है एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स। मतलब सर कहता है एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब एलएलपी को उसके पार्टनर से अलग रखा गया है। एलएलपी का पहचान उसके पार्टनर का पहचान से अलग होता है। एलएलपी अलग और उसके पार्टनर अलग होते हैं। समझ में आ रहा है बात? एलएलपी अलग, उसका पार्टनर अलग होता है। एलएलपी का असेट्स पार्टनर का असेट्स नहीं कहलाएगा। एलएलपी का असेट्स पार्टनर का असेट्स नहीं कहलाएगा। तो एलएलपी और पार्टनर्स ये दोनों का अपना सेपरेट सेपरेट एंटिटी होता है, अलग अलग पहचान होता है। ठीक है, चौथा कहता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो हम लोग पहले ही समझे, नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लायबिलिटी जो होगा वो लिमिटेड होगा, किसका? ऑफ पार्टनर। पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है बच्चों इसमें वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। कितना सर? ये भी बता दीजिए। जितना पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनर जितना पूंजी लगाया है उतना ही तक उसका लायबिलिटी है, उतना ही उसका पैसा खत्म हो सकता है लायबिलिटी का पेमेंट करने में। घर से लाके पर्सनल एसेट्स को बेच के वो पेमेंट नहीं करेगा। अगला पॉइंट कहता है एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स और लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। मतलब सर अगर पार्टनर के बीच किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, पार्टनर्स के बीच किसी भी प्रकार का चेंजिंग आता है, तो पार्टनर्स में चेंजिंग आने के कारण, पार्टनर्स में परिवर्तन आने के कारण एलएलपी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलएलपी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनर्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग अगर आया है तो उससे बाबू पार्टनरशिप एलएलपी का एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सर जैसे जनरल पार्टनरशिप जो होता है बाबू, उसमें क्या होता है कि अगर कोई नया पार्टनर आया या कोई पार्टनर छोड़ के गया तो पहले से जो एग्रीमेंट किया हुआ रहता है वो एग्रीमेंट को खत्म एग्रीमेंट मान लिया जाता है और फिर से नया एग्रीमेंट करना पड़ता है, फिर से पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है। जबकि इसमें ऐसा होता नहीं है। इसमें पार्टनर्स को आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलएलपी जैसे चल रहा है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना और याद रखना आप सभी। क्या चीज सर? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये आपका एलएलपी में अप्लाई नहीं होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है सर। जब इसके लिए एलएलपी के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, अलग से कानून बना हुआ है, तो फिर दूसरा कानून इसमें क्यों लागू होगा? ये तो सिंपल सी बात है। तो बाबू याद रखना है लेकिन कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो भी रूल्स है वो एक भी रूल एलएलपी में लागू नहीं होता है। याद जरूर रखना इस बात को। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बाबू जो जनरल पार्टनरशिप है और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो फटाक से हम लोग देखते हैं 2-4-5 को डिफरेंसेस। तो सबसे पहला डिफरेंस है एक्ट का। ठीक है, तो जनरल पार्टनरशिप जो है वो 1932 में बना है, जबकि एलएलपी जो है वो कब बना? 2008 में बना। ठीक है, दूसरा कहता है क्रिएशन का।
तो जनरल पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट से बनता है, एग्रीमेंट से शुरू होता है उसका, जबकि एलएलपी का क्रिएशन, एलएलपी का प्रारंभ रजिस्ट्रेशन से होता है, एक लॉ से होता है, लॉ से होता है, क्रिएटेड बाय लॉ कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जनरल पार्टनरशिप का क्रिएशन एक एग्रीमेंट से होता है, जबकि इसका क्रिएशन लॉ के थ्रू होता है, कानून के थ्रू होता है। रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू एमसीक्यू के लिए, रजिस्ट्रेशन। तो बाबू जो जनरल पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल है। आप कह सकते हो कि नॉट कंपलसरी, क्या कह सकते हो आप, नॉट कंपलसरी बोल सकते हो, समझ रहे हो बात को, नॉट कंपलसरी बोल सकते हो, ठीक है, कि जनरल पार्टनरशिप जो होता है इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, आप ऑप्शन है, आप कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। जबकि बाबू एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो याद रखना, जो पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, इसका ऑप्शनल है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी, आंसर इज फॉल्स। अगर क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंटरी, आंसर इज ट्रू। ऑप्शनल, आंसर इज ट्रू। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया उल्टा करके थोड़ा सा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, तो ट्रू होगा, क्योंकि नॉट कंपलसरी पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में ना बोले कि वो एलएलपी के बारे में पूछ रहा है कि जनरल पार्टनरशिप के बारे में पूछ रहा है, तो आपको जनरल पार्टनरशिप का जो रूल है उसको फॉलो करना है, उसको सोच करके आंसर बताना है, ठीक है। अगला डिफरेंस है बाबू, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पार्टनरशिप जो होता है उसका बाबू अपने फर्म से, पार्टनर और फर्म इन दोनों का सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, दोनों का अलग अलग पहचान नहीं होता है, किसमें, जनरल पार्टनरशिप में। लेकिन एलएलपी में एलएलपी और पार्टनर का सेपरेट एंटिटी होता है, तो इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, इसमें सेपरेट एंटिटी बाबू नहीं होता है, जबकि ये नहीं होता है, जबकि इसमें सेपरेट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर, बाबू जनरल पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम कितना, 50, मैक्सिमम कितना, 50। एलएलपी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जनरल पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम कितना, 50 याद रखना, और कोई रूल मत याद रखना, सिंपल सा याद रखना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। एलएलपी में मिनिमम 2, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। लायबिलिटी, तो जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, जबकि एलएलपी में लिमिटेड होता है, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए। ऑनरशिप ऑफ असेट्स, असेट्स का मालिकाना हक, तो जनरल पार्टनरशिप जो होता है उसमें असेट्स का ऑनर पार्टनर होता है। असेट्स का ऑनर कौन होता है, पार्टनर। देखो क्या कहता है, पार्टनर आर द ऑनर ऑफ द असेट्स, असेट्स का मालिक कौन होता है, पार्टनर होता है। जबकि एलएलपी में एलएलपी कैन बिकम एन ऑनर ऑफ असेट्स बिकॉज इट हैज अ लीगल, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। कहता है कि जनरल पार्टनरशिप में असेट्स का ऑनर जो है वो कौन होता है, पार्टनर होता है, जबकि एलएलपी में बाबू असेट्स का ऑनर कौन हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, पार्टनर नहीं। बातें समझ में आया? तो ये था हम लोगों का एलएलपी और जनरल पार्टनरशिप का डिफरेंस। अब हम लोग अगला टॉपिक आज डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है हम लोगों का बाबू, देखोगे अगला टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या चीज, तो पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड कहते किसको हैं, पहले ये हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप डीड कहते किसको हैं, पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो सिंपल सा भाषा में एकदम हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कहानी बना के। बाबू हम लोग जानते हैं, अब हम लोग जो भी बातें करेंगे बाबू वो जनरल पार्टनरशिप का करेंगे, एलएलपी का नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, हाँ या ना, यस सर। जनरल पार्टनरशिप में बाबू पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। बाबू एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, लेकिन वो रिटेन में हो या ओरल में हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब रिटेन में लिखा हुआ होना, ठीक है, एग्रीमेंट ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है। ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। फिर से सुनना, पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी होता है,
वह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। कोई लीगल रूल नहीं है, कोई कानूनी नियम नहीं है कि वो एग्रीमेंट रिटेन में ही हो, लेकिन भविष्य में पार्टनर के बीच किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, उससे बचने के लिए एग्रीमेंट बाबू रिटेन में होना चाहिए। और अगर एग्रीमेंट रिटेन में होता है तो उस रिटेन एग्रीमेंट को, उस रिटेन पेपर को, उस रिटेन डॉक्यूमेंट्स को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, जिसमें बाबू पार्टनरशिप का सारा रूल्स रेगुलेशन, सारा टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनर्स का राइट, पार्टनर्स का ड्यूटीज, इस सारा कुछ लिखा जाता है। और उसके बाद उस डीड में सभी पार्टनर का सिग्नेचर होना कंपलसरी होता है। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। वह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि वो रिटेन में हो, लेकिन पार्टनर के बीच किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, उससे बचने के लिए वो एग्रीमेंट रिटेन में होना चाहिए। उसी रिटेन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें पार्टनर्स का सारा टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, पार्टनर्स का राइट और ड्यूटी, सारा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ सभी पार्टनर का सिग्नेचर होना कंपलसरी होता है, क्योंकि सिग्नेचर नहीं रहेगा तो बाद में पार्टनर बोल देगा कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं है, हम ऐसा नहीं बोले थे, इसलिए उसमें सबका सिग्नेचर होना कंपलसरी होता है। बातें समझ में आए? शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रिटेन डॉक्यूमेंट्स which contains all the terms and condition, rights and duties of partner is called partnership deed। एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनर्स का राइट और ड्यूटीज लिखा जाता है, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सिंपल सा, ठीक है। वही बातें यहां पर बाबू लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो पार्टनरशिप डीड होता है इसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ रहता है। तो बाबू एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी कभी 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ जाता है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखने के लिए आ जाता है। क्या आता है? लिखता है कि राइट एनी 4 कंटेंट या 5 कंटेंट और पार्टनरशिप डीड। मतलब सर पार्टनरशिप डीड में लिखे जाने वाले किसी 4 बातें या 5 बातें को लिखें। मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो बाबू पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले तो फर्म का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? तो फर्म का नाम और एड्रेस होना चाहिए। कहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। तो फर्म का नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए, पार्टनर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। फिर कहता है ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का उद्देश्य क्या है, उसका नेचर कैसा है, किस प्रकार का बिजनेस है, वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा ये भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पार्टनरशिप में, तो उसको किस रेशियो से बांटा जाएगा, कितना कितना बांटा जाएगा, वो रेशियो लिखा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? यस सर, आसान सा है। डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस कब शुरू होगा, कितने तारीख को, और कितने समय के लिए होगा, कितने साल के लिए बिजनेस चलेगा, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 साल 10 साल, कितने साल के लिए आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर ये पहले से स्पेसिफाई है, पहले से डिसाइडेड है कि आप कितने दिन के लिए पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो लिखा हुआ होना चाहिए उसमें। अगर डिसाइडेड है तो, नहीं डिसाइडेड है तब तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है प्रोसीडियर फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई भी नया पार्टनर अगर आना चाहता है, कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, तो उसका क्या सिस्टम होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन उसमें फॉलो किया जाएगा, क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो लिखा हुआ होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। सिंपल सी बात है। क्या पार्टनरशिप में फ्यूचर में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लगेगा, वो सारी चीजें लिखा होना चाहिए। अगला कहता है राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर। किस पार्टनर का क्या राइट रहेगा, किस पार्टनर का क्या ड्यूटीज रहेगा, वो भी लिखा होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट यहां लिखता है सैलरी एंड कमीशन ETC पेबल टू पार्टनर। अगर पार्टनर को सैलरी देना है तो कितना देना है ये भी लिखा होना चाहिए। कमीशन देना है तो किस पार्टनर को देना है, किस बेसिस पे देना है, ये लिखा होना चाहिए। फिर एक पॉइंट हम लोग का छूट गया यहां पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है अगर तो कितना % देना है,
ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कितना परसेंट चार्ज करना है, पार्टनर का अगर लोन है तो उस पर इंटरेस्ट है तो कितना परसेंट है। बाबू एक टोटल 17-18 पॉइंट है, हम सारा यहां लिखे नहीं है, आपको 4-5 पॉइंट को याद रखना है। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी बुक को फॉलो कर रहे होंगे उसमें और सारा पॉइंट लिखा हुआ है, आप एक बार उसको रीड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इतना पॉइंट बहुत है, और इतना भी नहीं, आपको 5 से 6 पॉइंट याद रखना है, कम से कम 5-6 पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो 4 या 5 पॉइंट लिखने के लिए जनरली आता है। ठीक है, तो कम से कम 6 याद कर लीजिए कि अगर 4 या 5 पूछा तो एक अगर आप भूल गए भी गए तो बाकी आपको याद हो। ठीक है, तो ये था हम लोग का कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होना चाहिए। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, क्या क्या लिखा होना चाहिए। फर्म का नाम और एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर का नाम और एड्रेस होना चाहिए, फर्म का नेचर और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा वो होना चाहिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो होना चाहिए, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट कितना रहेगा वो होना चाहिए, पार्टनर अगर लोन दिया है तो लोन पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पार्टनर का लोन पर याद रखना वो लिखा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये सब बिजनेस कब शुरू करेंगे आप, उसका डेट क्या होगा वो लिखा हुआ होना चाहिए, कितने समय के लिए बिजनेस चलेगा वो लिखा होना चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो से प्रॉफिट को बांटेंगे ये लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर हिंदी का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसका। ठीक है, तो कहता है इट रेगुलेट द राइट्स ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये बताता है पार्टनर्स का राइट ड्यूटी लायबिलिटी के बारे में, सिंपल सा। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन, अगर पहले से रिटन में एग्रीमेंट लिखा हुआ है तो किसी के मन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, गलतफहमी नहीं होगा। ठीक है, गलतफहमी को दूर करेगा, कंफ्यूजन को दूर करेगा। बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कभी अगर बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुरंत एक पार्टनर उधर से एग्रीमेंट निकाल के ले आएगा, देखो यहां लिखा हुआ था और तुम साइन किया है, इस बात से तुम सहमत था। मान लो पहले से ए और बी दो पार्टनर था, दोनों मिलकर बिजनेस चला रहा था, दोनों प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड किया था कि 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। बाद में बी कहता है नहीं 3:2 के रेशियो में नहीं बांटेंगे, हमको बराबर बराबर दो। तुरंत ए उधर से एग्रीमेंट लेके आएगा और बोलेगा देखो यहां पहले से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम लोग प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो लड़ाई को खत्म करने में हेल्प किया ना। ठीक है, तो डिस्प्यूट को खत्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है, सेटलमेंट करने में। गुड एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में कभी भी प्रूफ के रूप में दिखाने के लिए एक काम आता है। ठीक है, तो अच्छा एविडेंस माना जाता है कोर्ट में इसको। ठीक है, ये था हम लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है बाबू, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जितना भी इंपॉर्टेंट हम बोल दें कम है इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों सर? एक तो यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, लिख देगा राइट द रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या इसमें से कोई एक पॉइंट आ जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो दोनों चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, आज के बाद का वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ये थ्योरी पोर्शन आज खत्म हो रहा है यहां पर फिलहाल। तो जब न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्प करता है बाबू ये रूल्स हम लोगों का। क्या है रूल्स, पहले ये समझो। कहता है वो कौन कौन सा रूल है, वो कौन कौन सा नियम है जो लागू होगा, एप्लीकेबल होगा, कब? जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ, डीड नहीं बनाया गया, या डीड बनाया भी गया तो इसके बारे में लिखा हुआ नहीं गया, तो उस समय कौन कौन सा नियम लागू होगा? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहता है? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। अनुपस्थिति में, अनुपस्थित है मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो इस सब के बारे में उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो कौन कौन सा नियम लागू होगा ये बाबू हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है बाबू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो याद रखना प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटा जाता है। इक्वली किस रेशियो में बांटा जाता है बाबू? इक्वल रेशियो में बांटा जाता है, ये याद रखना प्रॉफिट को। कब? अगर डीड नहीं हुआ है। दूसरा, पार्टनर का लोन
या पार्टनर का एडवांस। याद रखना, पार्टनर का लोन के बारे में बोल रहे हैं, बैंक से लोन लिए तो उसके बारे में यहां डिस्कशन नहीं है। अगर कोई पार्टनर पूंजी के अलावा लोन के रूप में पैसा दिया है फर्म को, तो उस लोन पर उसको ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तब बाबू याद रखना कि 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलता है। 6% पर एनम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पार्टनर्स का लोन पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि लोन पर इंटरेस्ट कितना देना है। तो अगला पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू याद रखना, अगर एग्रीमेंट नहीं है, डीड में नहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देना है, तो बच्चों पार्टनर का कैपिटल पे नॉट अलाउड, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, नॉट अलाउड। अगला पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। बाबू ड्रॉविंग पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता है, नॉट चार्ज, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सैलरी और कमीशन किसको? टू पार्टनर, पार्टनर को। तो किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। ओ माय गॉड, ये 5 पॉइंट है बाबू, 5 पॉइंट तो याद रखना है। मिल लिया आपको, क्या क्या है मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर डीड नहीं है, अगर डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटा जाएगा। पार्टनर्स का लोन पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट, पर एनम साल भर में 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, और किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट लॉस बराबर बांटा जाएगा। लोन पे 6% इंटरेस्ट, किसका लोन पे? पार्टनर का लोन पे। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट नहीं, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि अगर डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर का लोन पे 10% इंटरेस्ट देना है, तब सिंपल सा बात है 10% देंगे। अगर डीड में लिखा तो जितना लिखा उतना देंगे, 10 बोला तो 10 देंगे, डीड में बोला 12 तो 12 देंगे, 15 बोला तो 15 देंगे, 5 बोला तो 5 देंगे। डीड में नहीं लिखा तब ये रूल। सर डीड में लिखा हुआ है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, तब तो देंगे। कहने का मतलब डीड में अगर इन सब के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो जो डीड बोला वो मानना होगा। डीड में नहीं लिखा हुआ है तब ये रूल लागू होता है। बातें समझ में आया? यस सर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हम लोगों का इस चैप्टर का फिलहाल थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। एक टॉपिक और है जो अभी नहीं, कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे। उससे कुछ नहीं बाबू, एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बाबू वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, मेहनत लगता है इसमें भी। लेकिन और अगर आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन होता है, ठीक है। तो इसलिए एक बार लाइक शेयर जरूर कर देंगे। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट।